तो पिछले कल हमने एक एक्सप्रेशन किया था फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड। एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड, और इसको हम v एवरेज से यहां पे लिखते हैं या v बार से हम इसको लिखते हैं। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हमने डिफाइन भी किया था, उसके लिए एक्सप्रेशन भी किया था। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड को भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो बोलता है कि एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स लाइंग बिटवीन v एंड v प्लस dv। तो यहाँ पे स्पीड किसकी हुई, जो गैस कंटेनर या जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में आपने गैस ली हुई है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके रैंडमली मूव करते हैं। तो उन सभी मॉलिक्यूल की हमारे पास जो कितनी स्पीड होगी, कितनी मोस्ट प्रोबेबल होगी, कितनी एवरेज होगी या कितनी रूट मीन स्क्वायर होगी, उसकी बात हम कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड। तो गैस के मॉलिक्यूल की अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ all the gas molecules, all the gas molecules lying between V and V plus dV। तो जितने भी हमारे पास गैस के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड हमारे पास जो कितनी होगी, लेकिन किसके और किसके बीच में, V और B प्लस dV के बीच में। तो या इस इंटरवल को हम dV इंटरवल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि B प्लस dV से आप V माइनस करेंगे तो आपके पास dV ही बचेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि dV इंटरवल में हमारे पास जो एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है उसको हम निकालेंगे, या टोटल इंटरवल जो V का है उसमें हम सभी मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड यहाँ पे निकालेंगे। तो एवरेज आपको पता ही है किस तरह से यहाँ पे निकालते हैं हम, कि हर एक मॉलिक्यूल की हम स्पीड निकालेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक तरीका हमारे पास यही तरीका होता है कि सभी मॉलिक्यूल की आप एवरेज स्पीड निकालो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कल, शायद आपकी क्लास में दिया हो, कि ग्राउंड में बहुत सारे लोग भाग रहे हैं और सभी की अपनी अपनी स्पीड है। तो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्पीड होती है ज्यादा, जैसे कुछ जो ग्राउंड में भाग रहे हैं कुछ सबसे आगे होते हैं तो उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं जो कि बीच में होते हैं, वैसे ही वहां ग्राउंड में कुछ बच्चे जो है बीच में होते हैं और उनकी स्पीड हमारे पास जो है एवरेज ही होती है सभी की, वो इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं साथ में। तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसी स्पीड वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और बेचारे कुछ है वो लास्ट में भी रह जाते हैं जिनकी स्पीड सबसे कम होती है, तो वो भी थोड़े से होते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होती है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी जो स्पीड है वो बहुत सारों की एक जैसी होती है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। गैस मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड हमारे पास जो है कुछ और होती है। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, उनकी स्पीड कुछ और होती है। और एक ग्रुप हम बोल सकते हैं कि एक स्पीड वाले ग्रुप और होंगे, जैसे आगे भागने वाले उनकी स्पीड अपनी होगी, बीच वाले की अपनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, मान लो हमारे पास ऐसे पार्टिकल हैं, N1 पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड हमारे पास जो है V1 हुई। तो एक पार्टिकल की स्पीड अगर इस ग्रुप में V1 है तो N1 पार्टिकल की स्पीड जो है V1 होगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उनकी स्पीड कितने बनेगी, N1 V1। एक मॉलिक्यूल की स्पीड अगर V1 है तो N1 मॉलिक्यूल की हमारे पास बनेगी N1 V1। लेकिन ये जो N1 पार्टिकल है इन सभी की स्पीड V1 है, इसलिए इनकी जो टोटल स्पीड बनेगी वो हमारे पास N1 V1 बनेगी। उसी तरह से हमारे पास N2 पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड V2 होगी, और उसी तरह से हमारे पास N3 पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड V3 होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको कंसीडर करेंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल होंगे वो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। तो इसको हम यहाँ पे V एवरेज बोलेंगे। V एवरेज इसको हम बोलेंगे। मैंने बोला था कि आपने हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड लिखनी है
और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल करना है। और टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल हमारे पास कितने होंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 से लेकर के n तक। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आपने n1 v1 लिखा हुआ है, जबकि हमें यहाँ पे लिखना था v1 v2 v3, क्योंकि सभी की अलग अलग की स्पीड। लेकिन हमारे पास कुछ पार्टिकल हैं जिनकी एक ही स्पीड होती है। अगर मैं बोलूं कि पहला पार्टिकल है उसकी भी v1 है, दूसरा पार्टिकल है उसकी भी v1 है, इस तरह से 10 पार्टिकल हैं उनकी स्पीड v1 है, तो उनका हमारे पास सम कितना बनेगा, v1 प्लस v1 प्लस v1 10 बार। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास 10 पार्टिकल हैं 10 मल्टीप्लाई बाय v1, तो इसलिए n1 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड v1 है, तो इसलिए उनकी टोटल स्पीड कितनी बनेगी, n1 इंटू v1। और n2 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड v2 है, तो इसलिए उनकी टोटल स्पीड कितनी बनेगी, n2 इंटू v2। जैसे 10 पार्टिकल की आपके पास एक पार्टिकल मान लो 5 है स्पीड, तो 10 पार्टिकल की कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, या तो आप उनको ऐड करेंगे 10 बार, 10 जो 5 पार्टिकल हैं उनको आप 10 प्लस 10 प्लस 10 आप ऐड करेंगे उनकी स्पीड को। लेकिन एक तरीका क्या है, अगर n1 पार्टिकल की सेम स्पीड है v1, तो उनकी टोटल जो स्पीड बनेगी हम n1 मल्टीप्लाई बाय v1 यहाँ पे करेंगे। उसी तरह से n2 पार्टिकल की v2 है, तो सभी स्पीड को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। n1 की स्पीड आपने अलग की, n2 की अलग की, तो इस तरह से इसको हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे बोल देंगे कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑल पार्टिकल फ्रॉम n1 टू nk एंड इट इज द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल। और इसको आप ऐसे भी लिख देते हैं कि समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k और ni इंटू vi, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू k और ni। तो शॉर्ट में अगर आपने इसको लिखना है तो आप इस तरह से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड बिटवीन इन द इंटरवल बिटवीन v एंड v प्लस dv। तो जो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड v और v प्लस dv के बीच में लाई करती है, हमने उनकी एवरेज स्पीड यहाँ पे निकालनी है। तो इसलिए जो एक्सप्रेशन आपने लिखा हुआ है v एवरेज का, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो v एवरेज यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास v और यहाँ पे हमारे पास nv इंटू dv, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बिटवीन v एंड v प्लस dv हमारे पास होते हैं nv dv। ये हमने पहले एक्सप्रेशन निकाला हुआ है कि nv dv का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द इंटरवल बिटवीन v एंड v प्लस dv। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखे जो आप यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। ni जो यहाँ पे है उस ni को हमने रिप्लेस किया nv dv से, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द इंटरवल बिटवीन v एंड v प्लस dv। और v और v प्लस dv के केस में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है इस तरह से लिखते हैं nv dv। और दूसरा हमारे पास उनकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन बोलता है कि ये जो वेलोसिटी है ये भी आपकी डिफर करेगी, ये भी आपकी v से लेकर के v प्लस dv तक ये डिफर करेगी। तो v यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, तो vi को हमने यहाँ पे v से रिप्लेस किया, क्योंकि इट इज द वेलोसिटी बिटवीन v एंड v प्लस dv, तो ये भी डिफर करेगी। और जो हमारे पास ni था वो हमने nv dv यहाँ पे लिखा। और जो टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल थे वो आप पहले इस तरह से ही लिखते थे 0 टू इन्फिनिटी nv इंटू dv। तो जो समेशन ऑफ ni है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब क्या थे, हम nv जो dv रीजन है हमारे पास, उस रीजन में हम सभी पार्टिकल को ऐड करते थे 0 से इन्फिनिटी तक। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास dv बहुत स्मॉल है, इसलिए जो यहाँ पे आपने समेशन का साइन है, इस समेशन के साइन को यहाँ पे हमने इंटीग्रल से रिप्लेस कर दिया है 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट क्या रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी मतलब कि हम सारा कवर कर लेंगे, जो भी हमारा पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम के पार्टिकल को हम कवर कर लेंगे। तो इसलिए क्योंकि सिस्टम के बाहर पार्टिकल है नहीं, तो आप इन्फिनिटी लिमिट ले सकते हैं। तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, तो 0 से लेकर के हम जो है इन्फिनिटी रेंज यहाँ पे लेंगे, उस तरह से यहाँ पे हम जो है 0 टू इन्फिनिटी रेंज लेंगे।
और हम सभी सिस्टम के पार्टिकल को ऐड करेंगे। तो सिस्टम हमारे पास गैस कंटेनर के अंदर गैस है, तो उसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे वो उसके अंदर ही होंगे। अगर आप इन्फिनिटी लिमिट भी लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं हमारे पास यहाँ पे पड़ता। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे जो है चेंज हो जाता है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/n और 0 to इन्फिनिटी और v इंटू NV इंटू DV। तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो बटे में था इसको पूरे को मैंने यहाँ पे n बोल दिया, तो इसलिए 1/n आप शुरू में लिख दो, 1/n और 0 to इन्फिनिटी v इंटू NV इंटू DV। और ये एक्सप्रेशन हमने पहले निकाला हुआ है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है जस्ट पुट करेंगे। इस एक्सप्रेशन में हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आपका V एवरेज है वो निकल जाएगा। तो V एवरेज विल बी इक्वल टू 1/n और 0 to इन्फिनिटी और आगे हम वैल्यू पुट करेंगे NV DV की। और जो NV DV से पहले है वो हमारे पास यहाँ पे VB है, और अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू है हमारे पास √2πn और m डिवाइडेड बाय पाई KT रेज़ पावर 3/2 और v स्क्वायर इंटू e⁻⁻mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2KT इंटू DV। ये हमने आपका NVDV की वैल्यू पुट की। तो ये पिछले कल भी हमने इसको 2-3 बार यूज किया था NVDV की वैल्यू। तो ये NVDV की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। और फिर हम इसको इंटीग्रेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन आई, तो बोलता है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो आपने बाहर निकालनी है। तो n के साथ NV कांस्टेंट है, आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो v वाला पोर्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे dv है। तो n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा आपका √2π और हमारे पास जो m/π KT है उसकी पावर 3/2 है, और यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास v क्यूब बन जाएगा v इंटू वी स्क्वायर, v क्यूब बन जाएगा। और आगे हमारे पास जो बचेगा e⁻⁻mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2KT इंटू DV। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, और ये यहाँ पे हमारे पास जो है कांस्टेंट है। लेकिन बोलता है कि ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपने इसको यूज करना है, क्योंकि इसकी भी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास फॉर्मूला है 0 to इन्फिनिटी x क्यूब इंटू e⁻⁻ax स्क्वायर इंटू dx। इसका जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास 1/2a स्क्वायर सिंपली हमारे पास होता है। तो ये भी यहाँ पे सेम है हमारे पास। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x हमारे केस में v के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे v क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है, और यहाँ पे e⁻⁻mv स्क्वायर बाय 2KT है, लेकिन यहाँ पे e⁻⁻ax स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास जो कितनी आएगी, अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे m/2KT, तो m/2KT हमारे पास यहाँ पे जो है a की वैल्यू आपकी होगी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर इसका हमारे पास कितना आएगा इस इंटीग्रल का 1/2a स्क्वायर, लेकिन a क्या है m/2KT का स्क्वायर। इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास डायरेक्टली यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो x की जगह यहाँ पे हमारे पास v है, और a की वैल्यू अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये है -ax स्क्वायर, ये है -ab स्क्वायर। तो a कितना हो जाएगा, माइनस भी दोनों में है, ये बनेगा सिर्फ m/2KT।
तो m/2 kT हमारे पास है, तो इसलिए आंसर आपका कितना आएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर, लेकिन ए इस केस में m/2 kT है तो उसका स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसलिए जो हमारे पास v एवरेज है वो आपका बनेगा √2 पाई और m/पाई kT रेज पावर 3/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई m/2 kT का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसको आप ऊपर ले जाएं, जो 2 kT लिखा हुआ है इसको आप ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा √2 पाई और m डिवाइडेड बाय पाई kT रेज पावर 3/2 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये आपका बन जाएगा 2 kT डिवाइडेड बाय m, लेकिन उसका है ये हमारे पास स्क्वायर, उसका है ये हमारे पास स्क्वायर। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, तो ऊपर ले जाके ये हमारे पास बनेगा आपका 1/2, यहाँ पे आपका ऑलरेडी रहेगा, और सॉरी मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1/2 तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा 4 इंटू kT बाई m का होल स्क्वायर, क्योंकि इस 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया ऊपर जाके, 2 का स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा 4 और kT बाई m का स्क्वायर मैंने एज इट इज यहाँ पे इसको जो है लिख दिया। तो यहाँ पे इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 ही आपका बचेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे रह गया हमारे पास √2 पाई और m डिवाइडेड बाय पाई kT रेज पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे बचा, और साथ में हमारे पास जो है kT बाई m का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास बचेगा। बोलता है अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये सेम स्टेप कई जगह है, तो इसको मैंने आपको तरीका बताया था कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो चीजें सेम है, यहाँ पे 2 है और एक 2 यहाँ पे है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं पहले 2 की पावर कैलकुलेट करेंगे कि 2 का क्या करना है हमने। एक 2 है एक 2 है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इनको अलग अलग हम कैलकुलेट करें अगर, तो हम अगर बोलेंगे कि अगर हम 2 को देखें तो 2 की पावर है 1/2, 2 की पावर है 1/2 और यहाँ पे जो 2 की पावर है वो 1, तो हम क्या बोलेंगे कि इट विल बी 1/2 प्लस 1, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2 रेज पावर 3/2। तो इसलिए 2 का अरेंजमेंट हमने कर लिया, 2 √2 और 2 मिला दिया हमने, उसकी पावर बन गई 3/2। और फिर हम बात करेंगे जो मास है m को भी हमने इस तरह से ही करना है। तो अगर हम m की बात करें तो यहाँ पे m की पावर कितनी है 3/2, तो m की पावर है 3/2 और कहाँ है m यहाँ पे है, तो यहाँ पे m की पावर कितनी बनी -2, m की पावर -2। तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा m रेज पावर -1/2। तो हमने m का भी अरेंजमेंट कर लिया, और फिर हम पाई का अरेंजमेंट करेंगे। तो पहले हम पाई का अरेंजमेंट करेंगे, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है -3/2 और एक पाई यहाँ पे है, 2 ही पाई है हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे पाई की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे पाई की वैल्यू है -3/2। तो ये भी आप माइनस कितना बनेगा है पाई रेज पावर -1/2। तो पाई की वैल्यू भी हमने यहाँ पे अरेंज कर ली, तो पाई भी हमारा खत्म हो गया। और फिर हम इसकी k की वैल्यू देख लेते हैं कि k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है -3/2, क्योंकि ये बटे में है, तो k की वैल्यू हमारे पास -3/2 है। अगर आप इसको ऊपर ले जाते हैं k को तो इसकी पावर -3/2 हो जाएगी।
और यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास जो है 2 है, तो a है हमारे पास +2, तो a हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा, k रेट पावर 1/2, तो a हमारे पास यहाँ पे k रेट पावर 1/2 बना, तो k भी हमारे पास यहाँ पे खत्म। और फिर हमारे पास जो t बचा, तो यहाँ पे t की पावर है -3/2, और एक t हमारे पास यहाँ पे है, वो हमारे पास t रेट पावर +2, तो a भी हमारे पास कितना आया, t रेट पावर 1/2। तो अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, आपने सारे यहाँ पे यूज कर लिए, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कौन नीचे रखना है कौन ऊपर होगा। तो जिसकी पावर माइनस में है उसको कर देंगे आप नीचे, तो a आ जाएगा 1/m⁻⁴ और a आ जाएगा 1/π रेज़ पावर 1/2, और a हमारे पास प्लस है, a भी हमारे पास प्लस है। तो अब आप इसको यहाँ पे रिलेशन में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो बनेगा रिलेशन, ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे जो ऊपर है हमारे पास, तो इस केस में ये जो 2⁵ आपने लिखा हुआ है, इसको आप फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं, इसको आप 8⁻1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2⁵ कितना होता है 8, तो 8⁻1/2। अब इसकी पावर भी 1/2 है और इसकी पावर भी 1/2 है, सभी की पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, सभी का अंडरूट ले लेंगे, लेकिन जो माइनस में है वो बटे में आएगा, जो प्लस में है वो आपके पास ऊपर यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास ये क्या आंसर आएगा, 8kt डिवाइडेड बाय m⁻, रेज़ पावर 1/2, क्योंकि आप देख रहे हैं 8 भी प्लस है, k भी प्लस है, t भी प्लस है, तो जो प्लस है वो आ गया आपके ऊपर 8kt, और जो m और पाई है वो आपके माइनस है और पाई माइनस है, तो वो आ गए बटे में। तो इस तरह से ये आपके पास जो u एवरेज है, सॉरी v एवरेज है, वो आपके पास यहाँ पे इतना आ गया। तो बोलता कि ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं जो कांस्टेंट है, एक 8 और एक पाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको √8 डिवाइडेड बाय √π, ये हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे बाकी अंदर हमारे पास kt डिवाइडेड बाय m, और इस √8 और √π को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो v एवरेज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1.59, इसकी वैल्यू हमारे पास जो 1.59 आ जाएगी, √8 और डिवाइडेड बाय √π करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा kt डिवाइडेड बाय m, और यही हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है जो हमने पहले लिखी थी, ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेशन इसका जो है आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइंग इन बिटवीन v एंड v प्लस dv। फिर हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे, और वो है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम VRMS के नाम से लिखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब कि RMS जब हम लिखते हैं कि हम इसमें रूट स्क्वायर तो लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वो हम इसमें लेंगे, तो हमने इसमें रूट कंसीडर करना है। तो बताए हमारे पास किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, कि बोलते हैं कि इट इज द मीन्स ऑफ, इट इज द मीन्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ the speeds of all the molecules। कि ये मीन होता है किसका, स्क्वायर ऑफ द स्पीड का, सभी मॉलिक्यूल की। तो आपने क्या करना है कि पहले तो
स्पीड है उसका स्क्वायर करना है। जो सारे मॉलिक्यूल हैं उन सभी की वेलोसिटी है या स्पीड है उन सभी का स्क्वायर करना है और फिर आपने उन स्पीड्स का मीन लेना है। ये मतलब है यहाँ पे इसका कि इट इज द मीन्स ऑफ, किसका मीन, स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो वो हम यहाँ पे इसको किस तरह से लिखते हैं, VRMS, इट कैन बी रिटन एज N1 V1 का स्क्वायर प्लस N2 V2 का स्क्वायर प्लस N3 V3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन। तो वही मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो पहले मैंने बोले है कि हमारे पास पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी V1 है, दूसरे की V2 है, मान लो तीसरे की, और कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वेलोसिटी एक जैसी होती है। अब इतने सारे हजारों मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर, ऐसा थोड़ी भी सभी की वेलोसिटी अलग अलग होगी। उसमें कई मॉलिक्यूल होंगे वो रेस्ट में होंगे, एक ग्रुप होगा वो रेस्ट में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल का ग्रुप होगा वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे होने, और कुछ मॉलिक्यूल होने उनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होनी, लेकिन ग्रुप वहां पे होगा। तो हम क्या बोलेंगे, मान लो N1 पार्टिकल की वेलोसिटी है V1, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं V1 का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कि ये जो V1 का स्क्वायर है ये N1 पार्टिकल का है। तो इट इज द मतलब अगर हम अलग अलग करते सभी को कि पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, तो आप क्या लिखते, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, V4 का स्क्वायर। लेकिन कुछ पार्टिकल हैं उनकी V1 तो सेम ही है, तो हम क्या लिखेंगे, V1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर। तो जितनी बार आपने लिखा मतलब कि उतने पार्टिकल का ये V1 सेम है, तो इसलिए हमने किया है उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर किया। लेकिन वो पार्टिकल है N1, तो हमने N1 पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर किया, उसमें आपने N2 पार्टिकल की वेलोसिटी के स्क्वायर को ऐड किया, और फिर उसमें हमने जो N3 पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर किया। तो इस तरह से जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास यही आ जाता है कि इट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो हमने सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर किया, लेकिन V1 वाले मॉलिक्यूल N हैं तो इसलिए हमने इसको N1 से मल्टीप्लाई किया। उस तरह से V2 वेलोसिटी वाले N2 हैं तो हमने इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आपकी जो रूट मीन स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगी। और इसको आप ठीक उसी तरह से भी लिख सकते हैं जैसा मैंने पहले लिखा था, I = 1 to N और N1 Ni Vi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ Ni, या I = 1 to K। तो सेम चीज यहाँ पे भी हमारे पास आपकी आएगी। और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर है बोलते हैं इट इज द मीन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, सॉरी यहाँ पे इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ये चीज भी आएगी, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड। मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास होगा। स्क्वायर रूट लगाना हम भूल गए कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल। तो जो पहले हमने लिखा था उसमें सिर्फ हमने यहाँ पे अनरूट लगाया, तो यहाँ अनरूट आया, तो यहाँ भी हमारे पास अनरूट आपका आएगा। तो अगर हम इस RMS का स्क्वायर लेते हैं, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो अनरूट खत्म हो जाएगा राइट साइड में। तो यहाँ पे फिर हमारे पास बचेगा ये जो पहले था लिखा था हमने, I = 1 to N Ni into Vi का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ I = 1 to N और Ni। तो VRMS अनरूट ऑफ दिस हमारे हमने लिखा हुआ, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा VRMS का स्क्वायर, और दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगा अनरूट। और जैसा मैंने पहले किया था कि हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन V and V+ dB। तो जैसा हमने पिछले आर्टिकल में किया था वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है
कि इसको हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 0 to infinity और v स्क्वायर और nv इंटू dv और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास 0 to infinity और nv इंटू dv। तो मैंने क्या किया, हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं v और v प्लस dv के बीच में, उनको हम लिख देते हैं nvdv। तो यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो है nvdv और जो हमारे पास vi का स्क्वायर है उसको हमने रिप्लेस किया v स्क्वायर से। और ये जो v स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल होगी v टू v प्लस dv और बटे में भी हम नंबर ऑफ द पार्टिकल को 0 टू इन्फिनिटी nvdv लिखते हैं और ये भी हमारे पास जो है n के बराबर यहाँ पे आएगा जैसे पहले हमने लिखा था। तो इसलिए v RMS का स्क्वायर हमारे पास जो बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी और v स्क्वायर और nvdv और डिवाइडेड बाय n। तो इनको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल nvdv 0 से इन्फिनिटी। तो आपने क्या किया, हर एक dv रीजन में सभी पार्टिकल का सम किया। तो हर एक जो dv इंटरवल है हमारे पास, आपने सम किया, मतलब इंटीग्रेशन किया आपने 0 से लेकर के इन्फिनिटी। आपने 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हर एक इंटरवल के पार्टिकल काउंट किए और वो टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल होंगे आपके पास। तो इंटरवल हम कहाँ बनाते हैं, जो गैस कंटेनर होता है उसमें हम डिफरेंट इंटरवल हमने बनाए हुए हैं। तो सभी इंटरवल के पार्टिकल को आप ऐड कर रहे हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होंगे। तो इसलिए ये जो हमारे पास v RMS का स्क्वायर हमारे पास बनेगा वो आपका अब 1/n और यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे v स्क्वायर और nv इंटू dv, ये हमारे पास बनेगा। अब बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है जैसे पहले की थी। आपको पता है nvdv की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट की हुई है, तो nvdv की वैल्यू अगेन हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो nvdv की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 1/n हमारे पास बाहर है और 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे है हमारे पास और v स्क्वायर यहाँ पे है, लेकिन nvdv की वैल्यू हमारे पास होती है √2πn और m डिवाइडेड बाय पाई kT रेज़ पावर 3/2 और v स्क्वायर और e रेज़ पावर माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 kT इंटू dv। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी, ये nvdv की वैल्यू हमारे पास होती है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अब एक v स्क्वायर यहाँ है, एक v स्क्वायर यहाँ पे है और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपने बाहर यहाँ पे ले आनी है। तो पहले तो हम कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बाहर ले आते हैं, इक्वल टू, तो √2π हमारे पास n से n अगेन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास m डिवाइडेड बाय पाई kT है वो आपका 3/2 यहाँ पे पावर आ जाएगी और जो अंदर हमारे पास बचेगा 0 टू इन्फिनिटी वो बचेगा v4, क्योंकि v स्क्वायर और v स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो v4 और यहाँ पे हमारे पास e रेज़ पावर माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 kT इंटू dv। ये हमारे पास यहाँ पे v RMS का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। बोलता है अब आपने इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है, तो इसका भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही आपने यहाँ पे जो है यूज करना है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बोलता है कि 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ पावर 4 e रेज़ पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू dx, ये हमारे पास होता है 3/8 a स्क्वायर और अंडरूट ऑफ पाई बटा a। ये हमारे पास जो आपका फॉर्मूला होता है, या इस चीज को आप फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आप इस तरह से लिखते हैं 3√π और डिवाइडेड बाय 8 a रेज़ पावर 5/2, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a रेज़ पावर
1/2 है, तो ए रेट पावर 2 ए रेट पावर 1/2 वो हमारे पास हो गया ए रेट पावर 5/2। तो ये इसको हम इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला 0 to infinity x4 e रेट पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पे x है, यहाँ पे हमारे पास v है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि x इज हियर v, और जो a है यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे a हमारा अगेन कितना होगा m/2 kt, तो हम बोलेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास अगेन जो है m डिवाइडेड बाय 2 kt हमारे पास यहाँ पे होगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 kt होगी, और सिंपल हमने यहाँ पे a की वैल्यू ही चाहिए और आपका ये इंटीग्रल निकल जाएगा। बाकी ना तो हमने x से कुछ लेना है ना तो b से कुछ लेना है, बोलता है हमें सिर्फ यहाँ पे ये पता करना है कि हमारे वाला जो केस है वहां पे a की वैल्यू कितनी है। तो a की वैल्यू अगर आप देखें दोनों को कंपेयर करके फॉर्मूले में है e रेट पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है e रेट पावर माइनस m/2 kt v स्क्वायर, तो इसलिए a जो होगा आपका m/2 kt हमारे पास होगा। तो इसलिए अब इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास आ जाएगा, और वो आंसर हमारे पास यहाँ पे अगर आप इसको लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 3√π और डिवाइडेड बाय 8 ए रेट पावर 5/2, मतलब m/2 kt रेट पावर 5/2। तो ये इस इंटीग्रल का हमारे पास जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने ये यहाँ पे इंटीग्रल की जगह पुट करना है, तो ये इंटीग्रल की जगह हमने पुट करना है। तो इंटीग्रल की जगह जब हम इसको पुट करेंगे तो जो v RMS का स्क्वायर है v RMS का स्क्वायर है वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा √2π, और आगे जो हमारे पास m/π kt रेट पावर 3/2 आपका यहाँ पे ऑलरेडी है, और आगे हमने इंटीग्रल की वैल्यू ये पुट की मल्टीप्लाई बाय 3√π और डिवाइडेड बाय 8 और यहाँ पे m डिवाइडेड बाय 2 kt रेट पावर 5/2। ये हमारे पास यहाँ पे अब अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको आपने ऊपर ले जाना है, जो 2 kt है ये है a/b/c, तो जो नीचे c वाला होता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा आपके पास √2π m/π kt रेट पावर 3/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3√π डिवाइडेड बाय 8, इसको आप यहाँ पे अलग लिख लो, और आगे हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2 रेट पावर 5/2 और इनटू यहाँ पे ये हमारे पास kt डिवाइडेड बाय m रेट पावर 5/2। तो ये चीज यहाँ पे बनेगी। ये 2 रेट पावर 5/2 कैसे आया, इसको आप ऊपर ले गए तो ये आपने अलग लिख दिया 2 रेट पावर 5/2 ऊपर ले जाके, और जो हमारे पास ये 3√π/8 है वो आपने अलग लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास kt/m बन गया है ऊपर जाके, तो kt/m रेट पावर 5/2 हमारे पास यहाँ पे बना। अब यहाँ पे अगेन वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको पहले बोला था, अगेन आपने वैसे ही करना है। एक 2 यहाँ पे है, इस 2 की पावर होगी 1/2 और ये है 8, ये कितना है 2 रेट पावर -3, और ये क्या है, ये है 2 रेट पावर 5/2। तो सभी 2 की पावर को इकट्ठा करना है, वो आपका प्लस आएगा तो ऊपर लिखना है आपने, अगर माइनस आएगा तो नीचे लिखना है। फिर आपने पाई की पावर को इकट्ठा करना है, पाई की पावर 1, पाई की पावर -3/2, पाई की पावर 1/2, और यहाँ तो है नहीं पाई, तो इसलिए पाई की पावर भी निकाल ली, और फिर m की पावर देखनी है तो m की पावर 3/2 और m की पावर -5/2, इसको भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास
ये जो बनेगा ये आपका 3 इंटू KT/m ही बचेगा। तो इसको खुद करना है क्योंकि आपको ये 3-4 केस ऐसे हो गए। तो 3 KT/m हमारे पास बचेगा जो कि VRMS का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब VRMS हमारे पास कितना आ जाएगा, VRMS विल बी अंडर ऑफ 3 KT/m। तो √3 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो हमारे पास 1.732 हमारे पास होता है। तो इसलिए VRMS की वैल्यू हमारे पास जो है 1.732 √ऑफ KT/m हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर